मैं राजेश तिवारी, जो आपके सामने उपस्थित है इस इंटरनेट के माध्यम से, यह पहले भी कई जन्म जन्मांतर में जन्म ले चुका है। तो हर जन्म में जब मैंने जन्म लिया या आपने जन्म लिया या किसी ने जन्म लिया, तो अपने जीवन में कुछ कार्य किए। कुछ अच्छे कार्य हो सकते हैं, कुछ बुरे कार्य हो सकते हैं, अर्थात कुछ शुभ काम हो सकते हैं, कुछ अशुभ काम हो सकते हैं, कुछ पुण्य प्रदान करने वाले काम हो सकते हैं और कुछ श्राप देने वाले भी काम हो सकते हैं। तो आपने अपने जन्म जन्मांतर में जो भी कर्म किए, उन सभी कर्मों को जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो उसमें अच्छे और बुरे दोनों ही जब जुड़ते हैं तो उसे संचित कहा जाता है, अर्थात आपका बैंक बैलेंस कहा जाता है। जब आप जन्म लेते हैं तो कैसे जन्म लेते हैं? अच्छे परिवार में। कैसे जन्म लेते हैं? बुरे परिवार में। कैसे अस्वस्थ हो जाते हैं, कैसे स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों के अनुरूप, ठीक है, आप अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों के अनुरूप माता के गर्भ और पिता के रक्त का चुनाव करते हैं। बस इतना ही माता पिता का रोल है। और जो संचित है उसमें से एक अंश, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, वो लेके आप पैदा होते हैं। प्रारब्ध अर्थात आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का समन्वय है। अगर जन्म जन्मांतर के कर्मों में सिर्फ आपने पाप ही किया है तो निश्चित रूप में, चाहे धनहीनता के रूप में, संतानहीनता के रूप में, शारीरिक अस्वस्थता के रूप में, एन केन प्रकारेण किसी न किसी रूप में आपको दुर्भाग्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक, तो तात्पर्य क्या हुआ? आप जब जन्म जन्मांतर के कर्मों के जो संचित हैं उसका एक भाग, एक अंश लेके आप पैदा होते हैं, जो प्रारब्ध कहलाता है। इसी प्रारब्ध को कहा गया कि यह सुनिश्चित है, शास्त्र सीधा कहता है अवश्य भोक्तव्यम प्रारब्धम, प्रारब्ध का भोग करना ही होता है। अब क्या है, आप प्रारब्ध के अनुरूप माता के रक्त, माता के गर्भ और पिता के रक्त का आपने चुनाव कर लिया। ठीक, अब आपका जीवन प्रारंभ होता है। तो अब जब आपने जन्म लिया, तो जिस समय जन्म लिया, जब आप धरती पर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने लगे, अर्थात जब आपका मूलतः जन्म हो गया, पूर्ण रूप से आप पृथ्वी पर आ गए, तो वहां पे आपको जो संचलन, जो संचालित करेगा ग्रह, वह मूलतः 3 स्वभावों में संचालित करेगा, अर्थात 3 प्लेटफॉर्म है। अब यहां थोड़ा कंसंट्रेट होइएगा। मैं आपके संपूर्ण जीवन को इस ग्रहों के 7 जो ग्रह हैं इनके रोल में विभक्त करने जा रहा हूं। आपको यह बताने जा रहा हूं कि प्रत्येक ग्रह की भूमिका क्या है और जो जन्म से ही आपके प्रारंभ होती है। तो भारतीय ज्योतिष का जो दर्शन है वो ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के ऊपर जो सप्तग्रह प्रभाव डालते हैं, वो सप्तग्रह 3 व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कौन सा? एक बाह्य व्यक्तित्व है, दूसरा आपका आंतरिक व्यक्तित्व है और तीसरा आपका अंतःकरण है। तो बाह्य व्यक्तित्व क्या है, हमें ये भी समझना होगा। बाह्य व्यक्तित्व, पहले आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि किसी भी मनुष्य के जन्म के बाद उसके मरण तक का जो फल है वह 3 रूपों में बंटता है, अर्थात सप्तग्रह 3 स्तर पर प्रभावित करते हैं और सप्तग्रहों के प्रभाव में आपके 3 प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इन्हीं 3 व्यक्तित्वों का जो सूक्ष्मतम अध्ययन कर लेता है वही
बुद्धिमान, वही सुप्रसिद्धवान, और वही वास्तव में ज्योतिषी होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं बाह्य व्यक्तित्व पर। बाह्य व्यक्तित्व क्या है, आंतरिक व्यक्तित्व क्या है, और अंतःकरण का व्यक्तित्व क्या है। इन्हीं तीनों के समन्वय से पूरा जीवन चलता है। अब आपके इस चर्चा में ग्रहों का प्रादुर्भाव होना शुरू होने जा रहा है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको ध्यान देना होगा। देखिए, बाह्य व्यक्तित्व जो आपका है, उसको सबसे पहले बाह्य व्यक्तित्व है क्या? बाह्य व्यक्तित्व है आपकी संरचना, आपके बाह्य कार्य अर्थात आपका जो क्रियामाण है, ठीक है। इसके बारे में जो बाह्य व्यक्तित्व है, इसको 3 ग्रह रूल करते हैं। यहीं से ग्रहों का प्रादुर्भाव और ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत शुरू होते हैं पढ़ने के। क्या है वो? सबसे पहला बाह्य जो व्यक्तित्व है, उसको निरूपित करने वाला जो ग्रह है, उसे हम बृहस्पति कहते हैं। अर्थात बृहस्पति नामक ग्रह वह प्रथम ग्रह है जो आपके बाह्य व्यक्तित्व का संचालक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और मानव जीवन जो है, मानव जीवन के जो 3 रूप हमने आपको बताए कि बाह्य व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व और अंतःकरण, यही सौर जगत जो है अर्थात जो सोलर सिस्टम है आपका, इसके 7 ग्रह नियंता माने गए। तो बाह्य जो व्यक्तित्व है, इसका प्रथम नियामक ग्रह जो है वह बृहस्पति है। बृहस्पति को जीव भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस समय अगर डाइवर्जन हुआ आपका तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। बाह्य व्यक्तित्व का प्रथम जो प्रतीकात्मक ग्रह है उसे बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति का दूसरा नाम जीव है। यह शरीर का नेतृत्व करता है। यहां मैं पहले आपको संक्षेप में बताता हूं, फिर क्लासेस में एक एक ग्रहों के सारे स्वरूप और सभी फंक्शन, सभी राशियां, सबके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले यहां आप कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए कि 7 ग्रह आपके शरीर में कैसे काम करते हैं। ठीक है, जब तक ये नहीं आप समझेंगे तब तक आप न ग्रह के बारे में समझ पाएंगे न प्रेडिक्शन कर दे पाएंगे। तो पहली बात ध्यान रखिए, बाह्य व्यक्तित्व को निरूपित करने वाला जो प्रथम ग्रह है वह बृहस्पति है, जिसे हम जीव कहते हैं। यह हमारे शरीर की जिम्मेदारी लिए रहता है बृहस्पति, और यह हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करता है। इसीलिए ज्योतिष की एक शाखा आयुर्वेद कहती है कि अगर आपका पाचन संयंत्र अर्थात बृहस्पति ठीक है तो आप 90% स्वस्थ हैं, कहीं से भी कोई बीमारी आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अर्थात बाह्य व्यक्तित्व का जो प्रथम ग्रह है जो निरूपित करने वाला, वह बृहस्पति आपके शरीर का संचालन करता है। अब हम यहाँ अभी बहुत सारे हमारे जो ज्योतिषी गण दर्शक जो हमसे जुड़े हुए होंगे, उनके मस्तिष्क में यह आ सकता है कि बृहस्पति संतान का भी कारक है, फला का। अभी हम कारकता की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपके अंदर सप्तग्रह अर्थात जो सौर मंडल है वह कैसे कार्य करता है ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बाद में हम लोग जब डिटेल करेंगे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी हम उसको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन यहां आप पहली बात समझ गए होंगे कि बृहस्पति नामक ग्रह आपके बाह्य व्यक्तित्व का प्रथम नियामक ग्रह है और यह आपके शरीर का मालिक है। यह आपके शरीर को निरूपित करता है और आयुर्वेद के अनुसार भी बृहस्पति नामक ग्रह ही आपके पाचन संयंत्र का नियंता ग्रह है। शरीर के संचालन के लिए यह रक्त का निर्माण करता है, संचालन नहीं करता, रक्त का निर्माण बृहस्पति करता है। ये बात ध्यान रखिए, एक बात ये नोट कर लीजिए। दूसरी बात क्या है, बाह्य व्यक्तित्व का जो दूसरा भाग ग्रह है, जो दूसरा ग्रह है जो निरूपित करता है, उसे मंगल नामक ग्रह कहते हैं। मंगल क्या है? मंगल नामक ग्रह
यह इंद्रिय ज्ञान, जो आपकी इंद्रियां हैं, इसका ज्ञान कराता है। चाहे वो बाह्य इंद्रिया हो या आपकी सुख इंद्रिया हो। सुख प्रदान करने वाली जो इंद्रियां हैं या बाह्य जो इंद्रियां हैं, इसका मूलभूत ज्ञान कराना यह मंगल का काम है। आनंद की इच्छा अंतःकरण में जो पैदा करने वाला ग्रह है वह मंगल है। क्लियर हो गया? बाह्य व्यक्तित्व के दो मेन जो स्वरूप हैं वो आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा जो बाह्य व्यक्तित्व का नियामक ग्रह है उसे हम चंद्रमा कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि चंद्रमा मन का नेतृत्व करता है। निश्चित रूप से चंद्रमा मन का नेतृत्व करता है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता हो कि चंद्रमा आपकी चेतना का भी मूल है, और यह चंद्रमा नामक ग्रह आपके शरीर पर सबसे शीघ्र प्रभाव डालता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका मन अच्छा है तो आपका शरीर भी अच्छा। आपके शरीर में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो, लेकिन अगर मानसिक रूप से आप मजबूत हैं तो उस बीमारी के खत्म होने की संभावना सर्वाधिक बढ़ जाती है। तो जो व्यक्तित्व है आपका, उसका जो तीसरा ग्रह चंद्रमा है, यह आपके शरीर पर प्रभाव डालता है, यह आपके मन को नियंत्रित करता है। इसीलिए कहा गया कि चंद्रमा मनसो जाता है, अर्थात चंद्रमा जो हमारा स्थूल शरीर की जो चेतना है उस पर विशेष प्रभाव डालता है। ध्यान से समझ गए अब आप कि आपके बाह्य जो व्यक्तित्व हैं उसको नियंत्रित करने में तीन ग्रहों की महती भूमिका है। पहला बृहस्पति, दूसरा मंगल और तीसरा चंद्रमा। अब आप आ जाइए, आपके आंतरिक व्यक्तित्व के भी तीन पहलू हैं, तीन पक्ष हैं, जिसे हमने चर्चा किया कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इन तीनों ही रूपों में जो आपका आंतरिक व्यक्तित्व है उसका प्रथम जो नियंता है वह आपका शुक्र है। ध्यान रखिएगा, बाह्य व्यक्तित्व का जो प्रथम नियंता है, जो प्रथम प्रतीक है वह बृहस्पति है, लेकिन अंतःकरण के जो आपके अंतःकरण का जो व्यक्तित्व है उसका प्रथम नियंता शुक्र है। शुक्र के बारे में अधिकांशतः आपने सुना होगा कि सौंदर्य, भोग, पैसा देने वाला, मार्ग दुनिया भर की बातें आप जो है यूट्यूब पे और मार्ग किताबों में पढ़ते हो। लेकिन शुक्र है क्या, वास्तविकता इसकी क्या है, इसे समझिए। आपके अंतःकरण जैसे बृहस्पति आपके स्थूल शरीर, बाह्य व्यक्तित्व का प्रथम नियंता है, उसी प्रकार शुक्र आपके अंतःकरण का प्रथम नियंता है। अर्थात आपके जीवन का, आपके आत्मिक सौंदर्य, आपके व्यक्तित्व का माधुर्य जो है उसका यह नियंता है। यह आपके अंतःकरण की संगीत को संचालित करता है। जिस व्यक्ति का शुक्र जितना ही सुंदर होगा उस व्यक्ति के जीवन का संगीत उतना ही सुंदर, उसके अंतःकरण की बनावट उतनी ही सुंदर होगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि शुक्र नामक ग्रह आपके अंतःकरण के व्यक्तित्व का प्रथम नियंता है, और यह वास्तव में आपकी चेतना और के क्रियान्वयन को भी संचालित करती है। अगर शुक्र किसी भी रूप में निर्बल हुआ तो आपको चेतना को समुचित संचालन में दिक्कत होगी, आपके जीवन के माधुर्य में कमी होगी, आपके व्यक्तित्व में मीठापन नहीं होगा, आपके अंदर दयाशीलता कम हो जाएगी, आपके अंदर प्रेम का संचार कम हो जाएगा, आपके अंदर परहित की भावना का समापन कर देगा। आप स्वयं के लिए जिएंगे, स्वयं के लिए मरेंगे। लेकिन शुक्र यदि सुंदर हो तो निश्चित रूप से आपकी चेतना का समुचित जो पॉजिटिव, जिसे कहा जाता है अंतःकरण का जो सौंदर्य है, जो पॉजिटिविटी है, वह क्रियाशील होगी। ये ध्यान रखिएगा। आंतरिक व्यक्तित्व के
अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, शुक्र शुक्र का जो माधुर्य है, शुक्र का जो सुंदरता है, वह क्यों है? क्योंकि शुक्र निस्वार्थ ग्रह है। प्रत्येक ग्रह संभवतः अपने लिए कुछ कर सकता है, सोच सकता है, लेकिन शुक्र निस्वार्थता का मूल है। शुक्र से बड़ा संबंध निभाने वाला कोई ग्रह नहीं। यह बात आप जान लीजिए। प्रेम में संपूर्ण समर्पण शुक्र ही देता है। परमात्मा अंतःकरण में उसको करीब परमात्मा के ले जाने में वह शुक्र ही महती भूमिका निभाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ प्राणी मात्र में जो भी मानवता है, उसका भी नियामक यह शुक्र ही है। और आंतरिक व्यक्तित्व का जो दूसरा नियंता ग्रह है, उसे हम लोग बुध कहते हैं। बुध क्या है? बुध के बारे में भी आपने सुना होगा कि बुध नामक ग्रह बहुत बुद्धिमान बनाता है, बहुत आपके फला करता है, हाजिर जवाब बनाता है, बातचीत की कला में प्रवीण बनाता है, दुनिया भर की बातें झूठ बुलाता है, बहुत तर्क कराता है, तर्कशील बनाता है, वकील बनाता है, फला बनाता है, बहुत चीजें आपने जो है वो पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। लेकिन यह आप समझिए पहले बुध है क्या, और ये आपके अंतःकरण के द्वितीय प्रतीकात्मक ग्रह के रूप में क्यों जाना जाता है, कैसे ये संचालित करता है। तो यहां स्मृत रखिएगा कि बुध नामक ग्रह वास्तव में यह आंतरिक व्यक्तित्व का द्वितीय जो प्रतिनिधि है, यह आपके आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक का तात्पर्य क्या है? अर्थात आपकी चेतना मनुष्यता के प्रति, ईश्वर के प्रति, आपके अपने लोगों के प्रति कैसी होगी, यह मापदंड सिर्फ बुद्ध से ही निर्धारित किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा। और सामान्यतः यह निश्चित रूप से शार्पनेस ऑफ द ब्रेन का गवर्नर है। यह आईक्यू का आपके गवर्नर है। यह किसी चीज को अगर एग्जामिन करना है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, तो बुद्ध से सुंदरतम कोई परीक्षण करने वाला आपको नहीं मिलेगा। अर्थात बुद्ध आपके आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक होने के साथ साथ यह बुद्धिमत्ता, आईक्यू और किसी भी परीक्षण का जो है वो नियामक है, कंट्रोलर है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें इंटेलेक्चुअल पावर बहुत होती है, अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत होती है, और एंटीसिपेशन अनपैरेलल होता है। अगर आपके बाह्य आंतरिक व्यक्तित्व के द्वितीय नियामक अर्थात कंट्रोलर बुद्ध की स्थिति बेहतर है, तो आप किसी से 2 मिनट बात करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना सुंदर है और कितना बुरा है। अर्थात मोस्ट जो है वो सब सर्वाधिक पावरफुल एंटीसिपेशन पावर जो है वो मरकरी ही देता है। अंतःकरण, अब आइए, अंतःकरण का जो तृतीय प्रतिनिधि है वह कौन है? एक ही ग्रह बचा, नहीं बचा तो 2, लेकिन वह ग्रह कौन है? वह सूर्य है। आपके मन में भी ये आ रहा होगा कि भाई अंतःकरण का मैं सूर्य तो राजा है, सबसे बाद में इसको जगह क्यों दी अंतःकरण में? क्योंकि इसकी परिधि के चारों तरफ ही सभी लोगों को घूमना है। तो सूर्य क्या है? अंतःकरण का तृतीय प्रतिनिधि है और यह दैवत्व चेतना का प्रतीक है। आपके अंदर दैवत्व कितना है, उसकी चेतना कैसी है, ठीक है, यह सूर्य के द्वारा निर्धारित होता है। सूर्य की जो 7 किरणें हैं ये भिन्न जरूर हैं, लेकिन यह आपकी प्रत्येक इच्छाओं को निरूपित भी करती है। यह आपके अंदर की आध्यात्मिक जो ललक है उसके साथ साथ जो सांसारिक आकांक्षाएं हैं उसकी पृष्ठभूमि यही प्रदान करता है। यही वह सूर्य है। अर्थात सूर्य अंतःकरण में जो दैवत्व चेतना है
उसको जहां पर यह निरूपित करता है, वहीं यह मनुष्य के विकास में, यह बात जान लीजिए, तीनों ही चेतनाओं, तीनों जो चेतना हमने बताई कौन कौन सी, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों ही चेतनाओं में अगर संतुलन देने की किसी के पास सामर्थ्य है तो वह सूर्य है। और यही वह कारण है, इसलिए नहीं कि सूर्य जो है वो सोलर सिस्टम में ग्रहों का राजा है। क्यों राजा है भाई, ये आपके मन में प्रश्न आ सकता है ना। तो इसको आप अंदर अपने उतारे, अंदर जब उतारे तो आपने बाह्य व्यक्तित्व देखा और अंतः व्यक्तित्व देखा, अंतःकरण का व्यक्तित्व देखा। तो क्या हुआ कि बाह्य व्यक्तित्व और अंतः व्यक्ति, आंतरिक जो व्यक्तित्व है, इन तीनों को जो कंट्रोल करता है, अर्थात बाह्य के तीन और अंतःकरण के तीन का जो कंट्रोलर है वह सूर्य है। इसलिए इसे राजा कहा गया। इसलिए नहीं राजा कहा गया कि इसके पास रुपया बड़ा है, सामर्थ्य बहुत है, अब फला बहुत है। मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से आप इसे नहीं देख सकते। हाँ, निश्चित रूप से ये दोनों को ब्रिजेस का काम करता है और इसीलिए ये अहंकार का, अहं का भी, ईगो का भी प्रतीक करता है, ईगो को भी आपके रिप्रेजेंट करता है। यह पूर्ण इच्छा शक्ति, पूर्ण ज्ञान शक्ति, सदाचार, अनुशासन का भी मूल कारकता लिए हुए होता है। यह जीवन में उन्नति का भी प्रतीक है। देखिए, आप सभी मित्रों को यह समझ में आ गया होगा कि बाह्य व्यक्तित्व को प्रेजेंट करने वाले हमारे तीन ग्रह और अंतःकरण के व्यक्तित्व को प्रेजेंट करने वाले हमारे तीन ग्रह, ठीक, 3 3 6, जिसमें राजा सूर्य है क्योंकि यह ब्रिजेस का काम करता है। यह बाह्य व्यक्तित्व को भी संतुलित करता है और आंतरिक व्यक्तित्व को भी संतुलित करता है। और राजा इसीलिए है, और इसके राजा के होने की बात हम लोग अभी तुरंत जानते हैं कि क्या है। एक ग्रह के बारे में तो मैंने चर्चा नहीं की जिसे विनाशकारी कहा जाता है, शनि। आपके मन में यह बात आ सकती है कि भाई शनि को तो सबसे विनाशकारी कहा जाता है, यह दुख का भी मूल है। सुना होगा आपने, शनि दुख का मूल है, शनि कष्ट का मूल है, शनि भीख भी मंगाता है, शनि राजा भी बनाता है। अर्थात शनि जो चाहे वो कर सकता है, ये आज तक आप जानते हैं, ठीक है, और ये सुना भी होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, शनि को क्यों छोड़ दिया गया? मैंने आपको बताया कि 3 नियामक हैं, एक बाह्य व्यक्तित्व, दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व और तीसरा अंतःकरण। तो अंतःकरण, अंतःकरण आप समझ रहे होंगे कि अंतःकरण का मूल जो होता है वह शनि होता है। सोचिए शनि कितना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, जिसे हम लोगों ने अपने स्वार्थ में, ज्योतिषियों ने अपने स्वार्थ में उसको बिल्कुल ही नकारात्मक जैसे फैला दिया। जो कोई बहुत प्रसन्न होगा तो ये कह देगा कि हाँ शनि राजा भी बनाता है, ठीक है, अब बिल्कुल मत घबराइए। लेकिन अब इसके मूलभूत सिद्धांत समझिए, और जब आप इसे समझेंगे तो इसका प्रैक्टिकल यूज जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं वह भी आपके दिमाग में आएगा। और फिर जब आप एस्ट्रोलॉजी समझ जाएंगे तो उसके एप्लीकेशन के मास्टर हो जाएंगे। शनि कहां बैठा है? मेष राशि में बैठा है तो नीच का बैठा है, तो ये नहीं कहेंगे आप, एक नजर में आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का जो अंतःकरण है, ठीक है, वो कितना सुंदर है, इस व्यक्ति के अंतःकरण की ऊर्जा का स्तर क्या है। तो आप समझिए, हम लोग शनि को समझते हैं, जैसे आपको क्लियर हो गया कि शनि नामक ग्रह अंतःकरण का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक, अंतःकरण अर्थात यह बाह्य चेतना और आंतरिक जो चेतना आपकी है, बाहर की जो चेतना है और अंतःकरण की जो चेतना है, उसको यही मिलाता है, शनि ही मिलाता है, संतुलन यही प्रदान करता है। यह ध्यान रखिएगा। वहां पे जो हमने आपसे कहा था कि सूर्य नियामक है बाह्य व्यक्तित्व
और अंतः व्यक्तित्व को जो है वह जोड़ता है, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो चेतना आपकी बाह्य चेतना है और अंतःकरण की जो चेतना है, उसको मिलाने में यही ब्रिज का काम करता है। इसीलिए शनि को इस मस्तिष्क का जो मूल है, जहां पे संपूर्ण नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है, उसका गवर्नर कहा जाता है। शनि खराब तो जीवन खराब, शनि बेहतर तो जीवन बेहतर। एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, ठीक है। उसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन यहां पहले आप यह जान लीजिए, यह सैटर्न भी ईगोइस्टिक प्लैनेट है, यह भी अहं का प्रतीक है। सूर्य की भांति यह भी अहं देता है, चाहे वो डिप्रेशन में ही अहंकार रखेगा, लेकिन रखेगा जरूर, यह बात ध्यान रखिएगा। और तुलनात्मक रूप से चूंकि अंतः चेतना और बाह्य चेतना दोनों को मिलाने का या ब्रिज बनाने का यह काम करता है कि बाह्य चेतना और अंतः चेतना का संतुलन रहे, जिससे कि जीवन अस्त व्यस्त न रहे। मान लीजिए बाह्य व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावी हो गया, अंतः व्यक्तित्व तो आपका खराब हो गया, तो आप इतने मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, इतने गंदे व्यक्ति हो सकते हैं कि आपको न कोई धर्म है आपके लिए और न ही कोई संस्कार है आपके लिए। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जिनके जीवन में मानवीय मूल्य जीरो है, जीरो मानवीय मूल्य है, अरबपति हैं, खरबपति हैं, लेकिन वो किसी की गर्दन काट सकते हैं, किसी का भी जो है वो डैमेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाह्य व्यक्तित्व और अंतः व्यक्तित्व में समन्वय नहीं है। संभव है कि बाह्य व्यक्तित्व के को प्रभावित करने वाले सभी ग्रह बहुत बेहतर हो, लेकिन अगर समन्वय नहीं है तो मनुष्यता नहीं हो सकती। अर्थात इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए शनि को न्याय का देवता कहा गया कि आपके बाह्य व्यक्तित्व को जो प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, जो नियंता ग्रह हैं, और अंतःकरण के व्यक्तित्व को जो प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, उनके बीच का जो ब्रिज है, जो सैटर्न बनाता है, वह बैलेंस बनाना है। इसीलिए महादेव ने शनि को दंडाधिकारी बनाया कि देखो, किसी के भी बाह्य व्यक्तित्व की दुर्बलता या किसी के अंतः व्यक्तित्व की जो दुर्बलता है, इसका समय समय पे तुम्हें परिणाम प्रदान करना है। ठीक है, आप सभी मित्रों को ये तो स्पष्ट रूप से अब समझ में आ गया होगा कि सौर मंडल में जो सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का परिक्रमण कर होता है, वह हमारे अंतःकरण में किस प्रकार बाह्य व्यक्तित्व, अंतः व्यक्तित्व, अंतःकरण के व्यक्तित्व, ठीक, आंतरिक व्यक्तित्व, सॉरी, बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व और अंतःकरण में वह देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सोलर सिस्टम में यह ग्रह कार्य करते हैं। यह आपको समझ में आ गया? अगर यह समझ में आ गया तो यह क्लियर है कि आगे जब हम बात करेंगे, चाहे ग्रह के बारे में, चाहे नक्षत्र के बारे में, ठीक है, चाहे राशियों के बारे में, तो आपको उसका रिजल्ट समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार इसको पुनः जो है आप सोचिएगा, कहीं कोई उलझन हो तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे जब हम क्लासेस शुरू करेंगे तो एक एक प्लैनेट्स का एप्लीकेशन क्या है, सिग्निफिकेशन क्या है, ये सारी बातें इसी से लेके हम चलाएंगे और आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस 7 ग्रहों की वस्तुस्थिति आप अपने अंतःकरण में समझ गए होंगे।